नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस अकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन भारतवर्ष से संबंधित जितने भी एमसीक्यू वो तो देखेंगे ही, प्लस इसका एमसी अपना जो थ्योरी है वो थ्योरी भी थोड़ा सा देख लेगा। निर्माण आईएएस का भी पीडीएफ आया है, आप लोग को पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो अपन थैंक यू बोलते हैं संजय सर को, जिन्होंने काफ़ी समय पहले ही ये पीडीएफ को रिलीज़ कर दिया। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा जाकर के अपन सीधा थ्योरी देखते हैं। थ्योरी देखने का एमसीक्यू देख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कंठस्थ। और फिर वहाँ से एक आधा कोई क्वेश्चन भी आ गया तो वैसे आने की संभावना पूरी है, तो आ जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे भारतवर्ष से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, उसका थ्योरी देखेगा। तो अपन यहाँ पर स्पीड से देखते हैं चीज़ें को। ठीक है, तो पहली बात तो है कि भारतवर्ष भारतवर्ष शब्द जो है वो कहाँ से आया, कैसे आया है और कोई किस ग्रंथ में क्या क्या चीज़ मिलती है, प्लस वो किस किस शब्दों से मिलकर बना हुआ है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो पहली बात तो ये है कि पहला पॉइंट ये है कि पौराणिक हिंदू साहित्य में भारत को क्या बोला गया है, पुराणों में भारतखंड बोला गया। ठीक है, भारतखंड। भारत शब्द भा धन रथ से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि भा का अर्थ क्या है, प्रकाश। रथ का अर्थ क्या है भाई, लीन होना। रथ का अर्थ क्या, लीन होना। वर्ष का अर्थ आपको पता है स्थान से संबंधित, अर्थात ऐसा स्थान जो निरंतर प्रकाश में रहे उसे भारतवर्ष कहते हैं। ठीक है, भा धन रथ धन वर्ष इससे बनकर बना हुआ। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भाई भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत के द्वारा किया गया था, उनके उसके ऊपर आधारित है। मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण के अनुसार 72 भारत 9 खंडों में विभाजित था। जैसे कि कौन कौन से खंड है, अब 9 के नाम आपको ऐसे याद सुन लीजिए तो उससे एक बार जनरल आइडिया हो जाएगा। इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, नागदीप, सौम्य, गंधर्व, कविष्टि, मानव, वरुण और भार। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारत के सांस्कृतिक प्रसार का प्रारंभिक साक्ष्य कब मिलता है, 1400 ईसा पूर्व। बोगोजकोई अभिलेख से मिलता है। सबसे प्रारंभिक जो साक्ष्य है वो अपने कहाँ से मिल रहा है, बोगोजकोई अभिलेख से मिल रहा है 1400 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मत्स्य पुराण में वर्णित है कि हिमावत व समुद्र के मध्य जो स्थित है विशाल क्षेत्र, उसको भारतवर्ष कहते हैं। ये कहाँ पर मिला है, मत्स्य पुराण में मिल रहा है। हिमावत और समुद्र के बीच में जो क्षेत्र है उसे भारतवर्ष कहलेंगे, या मत्स्य पुराण में कहा गया है। तो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें कैसे आते हैं। मत्स्य पुराण से संबंधित है कि भाई मत्स्य यानी मछली होता है। ठीक है, अब मछली कहाँ पर रहती है, समुद्र में। तो ठीक है, अब इससे रिलेट कर लो कि मछली रहती है समुद्र में, समुद्र और हिमालय के बीच में कौन है, भारतवर्ष। ठीक है, ऐसा अब कुछ ना कुछ तो रिलेट करना ही पड़ेगा। अग्नि पुराण में भारत को जम्बूद्वीप कहा गया है। अग्नि पुराण में क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप। ठीक है, तो अग्नि पुराण में अग्नि अग्नि में क्या डालते हैं हम, लकड़ी डालते हैं। तो लकड़ी कहाँ मिलेगी अपने को, द्वीप पे मिलेगी, द्वीप में। ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि महर्षि वेदव्यास के मत के अनुसार भारतवर्ष पर द्वापर युग के सम्राट दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर प्रसिद्ध हुआ। महर्षि वेदव्यास ने ये बोल रहे हैं कि भैया जो भारतवर्ष है उसका नाम भारत कैसे पड़ा। द्वापर युग में सम्राट दुष्यंत थे, उनकी पत्नी थी शकुंतला। ठीक है, तो उनके पुत्र थे भरत, तो उसके नाम पर ये पड़ा है। तो आपने एक रचना सुनी होगी, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना, ये कालिदास की है। ठीक है, तो ये कालिदास ने जो दुष्यंत शकुंतला का प्रेम है उसी के ऊपर ही लिखा हुआ है, ये दुष्यंत राजा उन्हीं के है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण में बोल रहा है कि उसके अनुसार भारत एक सार्वभौमी चक्रवर्ती सम्राट थे, जिन्होंने चारों दिशाओं में विस्तारवादी नीति के तहत विलयों की एक लंबी श्रृंखला के अंतर्गत एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसके नाम पर समस्त भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऐतरेय ब्राह्मण में चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, तो उनके नाम पर यह ऐसा नाम पड़ा है भारत का। वायु पुराण में क्या बोल रहे हैं कि इसके अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र कौन, मनु, मानव जाति के आदि पुरुष मनु। ठीक है, द्वारा शासित भूमि, उनके द्वारा जो शासित की गई है, शासन किया गया जिस भूमि पर, उसका नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि मनु को जनप्रिय स्वभाव की वजह से भारत भी कहा जाता था। ठीक है, तो भारत किसको कहा जाता था, मनु को कहा जाता था, और जनप्रिय स्वभाव के कारण कहा जाता था। ये मानस पुत्र है ब्रह्मा के। ठीक है, और ये उल्लेख मिलता है वायु पुराण में। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या, व और ब सेम बनता है, तो व से वायु पुराण, ब से हो जाएगा ब्रह्मा के मानस पुत्र। ठीक है, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है कि जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण में, जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण के अनुसार सतयुग में भारत का प्राचीन नाम अजनाब वर्ष था। ठीक है, जो महाराज अग्निग्रह के बड़े पुत्र नाभि या अजनाब के नाम पर पड़ा है। तो जैनसेन ये जैन ग्रंथ है। ठीक है, जैन ग्रंथ है, जैन मुनि है, ये जैन आचार्य है जिन्होंने लिखा आदि पुराण। आदि पुराण में क्या कहा गया, भारत को अजनाब वर्ष से कहा गया, ये तो याद रखो बस। तो ये याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जना और जीन और जना एक सिमिलर वर्ड लग रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे याद रखिए कि भाई जिनसेन ने क्या रचना रची है, ये तो आपको पता ही आदि पुराण। ठीक है, तो ये अपने जैन ग्रंथ में अजनाब वर्ष से कहा गया है।
नाभि और अजनाभ के पुत्र ऋषभदेव थे। ऋषभदेव के बड़े पुत्र थे भरत। तो भरत के जो सबसे बड़े पुत्र थे ऋषभदेव के, जो कि उनके नाम पर भी ये भारतवर्ष ऐसा उल्लेख मिलता है जैन ग्रंथों में। ठीक है, तो जैन ग्रंथ के दो प्रमाण मिल गए। एक तो ऋषभ के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर पहला। दूसरा बोल रहा है कि भाई भारत एक अजनाभ वर्ष भी मिलता है, जो कि अग्निग्रह के पुत्र थे अजनाभ, उनके नाम पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ। त्रेता युग में आपको पता है राम भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र थे श्री राम के छोटे भाई भरत ने प्रेम भक्ति बंधुत्व के गुणों को शासन में अपनाया और श्री राम के वनवास दौरान राजत्व के प्रतीक के रूप में श्री राम की पादुकाएं शाही सिंहासन पर रखी और वहाँ पर आपने शासन किया। तो श्री राम जी के जो छोटे भाई थे भरत, ठीक है, तो उनके नाम पर भारत पड़ा। ये त्रेता युग अयोध्या में ऐसा उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में एक वर्णित श्लोक है, उत्तरम या समुद्रस्य सीमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि भाई भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो प्राचीन संस्कृत और पाली साहित्य में भारत का विभाजन कैसे मिलता है। उत्तर को उदिच्य बोला गया है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई उत्तर दिशा को क्या कहा गया है, तो उदिच्य। मध्य मध्यम, पूर्व प्राच्य, पश्चिम प्रतीच्य, प्रतीच्य पश्चिम, दक्षिण दक्षिणापथ को बोला जाता है। आगे बढ़ो यहाँ पर कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल रही है कि महाभारत में भारतवर्ष का आकार कैसा है? 4 छोटे संभाव त्रिभुजों में विभाजित एक संभाव त्रिभुज के रूप में वर्णित किया गया है। इतना खास पूछा नहीं जाएगा यहाँ से। बौद्ध धर्म ग्रंथ है दिग्ग निकाय। बौद्ध धर्म ग्रंथ क्या है? दिग्ग निकाय में वर्णित है कि भारतवर्ष उत्तर में चौड़ा है, जबकि दक्षिण में यह किसी बैलगाड़ी के आगे भाग के आकार का है। 7 समान भागों में विभक्त है। प्रसिद्ध बौद्ध धर्म में एक दिग्ग निकाय है, उसमें बोला गया है कि 7 समान भागों में बांटा गया है। इसको ये याद रखो। हेनसांग के अनुसार, हेनसांग आपको पता है कि हर्षवर्धन के समय आया है, सीयू की इसकी रचना है। उसी में इसने उल्लेख किया है कि इसके वर्णन के अनुसार भारतवर्ष अर्धचंद्राकार है। विंध्य उसका आधार है और हिमालय उसका व्यास। ये पूछा जा सकता है कि भाई हेनसांग के अनुसार जो भारतवर्ष है उसका आधार क्या है, तो विंध्य उसका आधार है और हिमालय उसका व्यास है, ऐसे याद रखो। राशिकर ने काव्य मीमांसा लिखी है। भारत के 5 परंपरागत भाग, पंच भारत, प्राच्य देश वाराणसी के पूर्व में, महिष्मती के दक्षिण में, दक्षिणापथ देवसभा के पश्चिम में, प्रथुमदक पेहव के उत्तर में, उत्तरापथ गंगा यमुना संगम का अंतर्वर्ती प्रदेश अंतर्वेदी है। ठीक है, तो ये राशिकर की काव्य मीमांसा में इतना मिलता है उल्लेख। 5 परंपरागत भाग मिल रहे हैं, पंच भारत बोला गया। इसमें कि आपको क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? प्राच्य देश, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, प्रथुतक, अंतर्वेदी। ठीक है, पुराणों में भुवन कोश नामक अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। भुवन कोश पुराणों के भुवन कोश का नाम एक अध्याय है पुराण का, भुवन कोश, उसमें भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। महाभारत के भीष्म पर्व, महाभारत के बहुत सारे मतलब भाग है, तो उसमें जैसे भीष्म पर्व है, ठीक है, परिशिष्ट पर्व है, इस टाइप के बहुत सारे भाग है। तो उसमें भीष्म पर्व में बोला गया है कि भाई भारत को एक सुंदर भौगोलिक राष्ट्रीय इकाई के रूप में वर्णित किया गया है। ऐसे अनुशासन पर्व भी है। ठीक है, एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित विवरण कहाँ मिलता है? एक प्रदेश के रूप में पनिनी के अष्टाध्यायी में मिलता है। व्याकरणाचार्य है, तो एक प्रदेश के रूप में कहाँ मिल रहा है? अष्टाध्यायी में मिल रहा है। मनुस्मृति में पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक तथा हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल के मध्य वाले भाग को आर्यावर्त कहा गया। आर्यावर्त कहाँ का उल्लेख कहाँ मिलता है? पहले तो मनुस्मृति में मिलता है आर्यावर्त का, और फिर कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आपको यहाँ पे मिल रहा है कि पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र और हिमालय से लेकर विंध्याचल के मध्य वाले भाग को आर्यावर्त कहा जाता है। जहाँ आर्य का निवास था उसे आर्यावर्त कहा गया, ये भी आप बोल सकते हैं। वराहमिहिर के बारे में बात करेंगे तो वरद सिंह इन्होंने रचना की थी। इसमें भारत भूमि को कुर्म की आकृति का बताया। कुर्म यानी क्या होता है? कछुआ होता है। ठीक है, तो उसकी आकृति का बताया गया है इनके द्वारा वराहमिहिर। ठीक है, पुराणों के भुवन कोश में धनु आकृति का, दिग्ग निकाय में छकड़े की आकृति का बताया। तो भुवन कोश में कैसा बताया? भुवन कोश में धनु आकृति का। ठीक है, भवन में धनु रखा है, हमने याद रखो। धनु यानी क्या होता है? धनुष्बाण आपने सुना है ना। ठीक है, वैसे दीर्घ निकाय की बात करें तो छकड़ा, दिग्ग निकाय में छकड़े की आकृति बोला। ठीक, हिमालय का सर्वोत्तम उल्लेख ऋग्वेद में हिमवंत के रूप में मिलता है। हिमालय का सर्वोत्तम उल्लेख कहाँ मिल रहा है? ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद, तो वहीं पे हिमालय का उल्लेख भी मिल रहा है। मौर्य सम्राट अशोक ने अभिलेख में भारत का नाम जम्बूद्वीप प्राप्त होता है। ठीक, भारतवर्ष शब्द प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो भारतवर्ष का जो अपना प्राचीनतम अभिलेख के रूप में मिलता है वो कहाँ मिलता है? खारवेल के इसमें मिलता है। ठीक है, और जम्बूद्वीप कहाँ मिलेगा? तो जम्बूद्वीप मिलेगा अशोक के स्तंभलेख में, अभिलेख में। ठीक है, चीनी यात्री है झांगकियांग ने भारत को शेंदू बोला झांगकियांग ने। ठीक है, झांगकियांग ने क्या बोला? शेंदू। ह्यूनसांग ने क्या बोला? इंतु। हेनसांग ने क्या बोला? तिएनचू इंतु। और इत्सिंग ने क्या बोला? इत्सिंग ने बोला आर्य देश ब्रह्म राष्ट्र।
ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसको याद रखने का तरीका अभी आपको देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ बना ले। अगर झांग कियान सेंधु, अगर तुम कहीं पे झाड़ू लगा दोगे, झा से याद रखो, झाड़ू लगा दो तो मैं तुम्हें सेंधु दूंगा, सेंधु दूंगा, सेनु सोना दे दूंगा, ठीक है। सेनु दू से हो जाएगा, सोना दे दूंगा अगर तुम झाड़ू लगा दोगे मेरे घर पे तो, ठीक है। हैंसांग ने बोला है, हैंसा ने तेंचू, हैंसांग से याद रख लेते अपन। हैंसांग ने हर्षवर्धन के समय आया तो उसने 3 राज्यों का चयन किया, ऐसे याद रखो, 3 राज्यों का चयन किया। तीन चू, यहाँ पे 3 को हिंदी में 3 पढ़ेंगे, 3 चू, ठीक है। तो 3 चू से याद रखेंगे, चूस मतलब 3 राज्यों का चयन किया हैंसांग ने हर्षवर्धन के समय, वहाँ पे उसने याद रखिए, ऐसे याद रखो। और इन टू भी बोला है। अब 3 राज्यों में अगर उसको चयन कर लिया, अब उसमें अंदर जाना है, अंदर भी जाना है, तो इन टू हो जाएगा। इन टू से याद रखो, इन टू अब उसके अंदर का जाओ तो मूवमेंट हो रहा है तो इन टू ही आएगा ना उसके लिए। इत सिंह ने बोला, इत सिंह तो ईजी, आर्य देश बोला, इत सिंह इट्स, ऐसे याद रखो, इत सिंह से याद रखो इट्स आर्य देश। इट्स क्या है? आर्य देश। और ब्रह्म देश, इट्स आर्य देश है, कुछ लोग बोल रहे इट्स आर्य देश, कुछ लोग बोल रहे इट्स ब्रह्म देश, ठीक है। ऐसे याद रखो बस। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ठीक है। भारतवर्ष के अन्य देशों से संबंध कैसे रहे भाई? उसके संबंध में मध्य एशिया के उत्तर में स्थित कूची, जिसे पुराणों में कुश द्वीप कहा गया, भारतीय धर्म संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र था। यहाँ विहारों में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्रदान किया जाता था, ठीक है। कुशद्वीप को कुची उल्लेख मिलता है पुराणों में। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मध्य एशिया में खोतान मध्य एशिया में मिलता है। भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। खोतान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक के पुत्र कुणाल, कुश्तन जिसको बोला गया है, ने खोतान में भारतीय राज्य की स्थापना की थी। तो अशोक का ऐसा कौन सा लड़का था जिसने खोतान पे राज्य स्थापित किया था? तो वो कौन है? कुणाल। ये है एक्चुअल फैक्ट। 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के महान आचार्य कौन? दीपंकर श्री ज्ञान तिब्बत गए, वहाँ 17 वर्ष रहकर बौद्ध धर्म का प्रचार किया। तो विक्रमशिला के महान आचार्य कौन थे? दीपंकर, ठीक है। उन्होंने कहाँ पर फैलाया बौद्ध धर्म को? तिब्बत में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चीन के बारे में बात कर लेते हैं। तो चीन के संबंध में क्या जानकारी निकल रही है कि कुषाण शासक कौन था? भीमकुटविशेष के समय धर्मरत्न और कश्यप मातंग नामक बाती बौद्ध भिक्षु अपने साथ विभिन्न पवित्र बौद्ध ग्रंथ लेकर के हान शासक मिंगती के दरबार में चले गए। अब ये आपको पता है कि जितने भी चीनी यात्री थे यहाँ पर आए थे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेकर के, और विभिन्न ग्रंथों को पढ़ के उसमें जो कंटेंट था वो कॉपी पेस्ट करके सीधा चीन चले गए। तो फिर वहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया उन्होंने। तो ये हान डायनेस्टी थी वहाँ पर, तो उसका राजा था मिंगती, उसके दरबार में पहुँचे। चीनी सम्राट मिंगती ने बौद्ध भिक्षुओं के निवास तो लोयांग में श्वेता शव विहार की स्थापना किया, ठीक है। तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि कश्मीरी राजकुमार गुणवर्मन ने चीन के लिए पूर्वी मार्ग अपनाया। श्रीलंका जावा होते हुए समुद्र मार्ग से 431 ईस्वी में चीन के नानकिंग की यात्रा पूरी की। किसने? गुणवर्मन। चीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मूल के भिक्षुओं में कुमारजीव 5वीं शताब्दी और परमार्थ 6वीं शताब्दी प्रमुख है। तो चीन ऐसे कौन से भारतीय मूल के भिक्षु जिसने चीन की यात्रा की थी? तो वह कुमारजीव और परमार्थ। कुमारजीव ने स्वयं चीनी भाषा में अश्वघोष की जीवन चरित लिखा। कुमारजीव ने चीनी भाषा में लिखा अश्वघोष का जीवन चरित। 413 ईस्वी में छांगान में उनकी मृत्यु हो गई, और जहां भारतीय रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो देखो यहाँ पे बहुत समय में हमारे यहाँ बहुत सारा नॉलेज था, तो उसका सब अनुवाद करके कुछ लोगों ने अरब में ले गया, किसी ने फारस में ले गया, और फिर वहाँ से ट्रांसलेट करके यूनान गया, यूनान से फिर यूरोप गया, यूरोप से फिर अमेरिका चला गया। तो इस टाइप से हमारा ज्ञान का प्रसार हुआ, ठीक है। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। कुमारजीव को कालांतर में चीन का राष्ट्रगुरु घोषित कर दिया गया। कुमारजीव को राष्ट्रगुरु किसको? सोच लीजिए आप, देखिए हमारा भारतीय है, उसको अब चीन का राष्ट्रगुरु घोषित किया गया। फिर वहाँ कम्युनिस्ट की पार्टी है, कम्युनिस्ट फिर आपको पता है किस टाइप की पार्टी है। बौद्ध धर्म दक्षिण भारत समुद्री मार्ग द्वारा 526 ईस्वी में चीन पहुँचे। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इन्होंने क्या किया? वे शून्यवाद के प्रबल समर्थक थे। बौद्ध धर्म उन्होंने शाओलिंग मठ की स्थापना की थी। बौद्ध भिक्षुओं को शाओलिंग कुंग-फू सिखाया गया। ये बौद्ध धर्म वही है, शाओलिंग जो होता है, शाओलिंग कुंग-फू, शाओलिंग मास्टर भी बोला जाता है, ये इन्होंने सिखाया था। सोचिए, शाओलिंग जो कराटे वराटे मार्शल आर्ट है, कुंग-फू है, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बौद्ध धर्म से हुई है। और हमारे यहाँ किसी को शाओलिंग और इस टाइप की चीज़ें नहीं आती है। ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ जो काफ़ी अलग अलग प्रकार के नेता रहे, उनके द्वारा जो अलग अलग नीतियाँ अपनाई गई, उनके द्वारा थोड़ा सा 3 बड़े भौगोलिक क्षेत्र में विभक्त है। तिब्बत छोलखा के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत को किस नाम से जाना जाता है? छोलखा। तो यहाँ पे छाल भी नहीं मिलती खाने को, ऐसा याद रखो। तिब्बत में छाल भी नहीं मिलती, क्योंकि पेड़ नहीं है तो छाल भी कैसे खाएगा आदमी, ऐसा याद रखो।
महाभारत और कालिदास के रघुवंश में त्रिविष्टम कहा गया है। महाभारत और कालिदास के रघुवंश में इसको क्या कहा गया है? त्रिविष्टम। ठीक है। नेक्स्ट है कि तिब्बत राजा सांग सन गेम्पो 639 ईस्वी में बौद्ध धर्म में आस्था रखते हुए थोनमी संबोट नामक विद्वान को अभिलेख और भाषा विज्ञान व्याकरण के अध्ययन के लिए नालंदा भेजा। ठीक है। थोनमी की तिब्बती साहित्य का जनक बोला जाता है। थोनमी को तिब्बती साहित्य का जनक बोला जाता है, जिसकी वास्तु विद्या पर नालंदा ओदनपुरी की छाप है। ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट कि पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का लोकप्रिय बनाया है। किसने? पद्म संभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म की सबसे पुरानी शाखा निंगमा स्थापित की गई। ठीक है। फिर पद्म संभव की तिब्बत में रिनपोचे तथा तिथि बुद्ध कहा गया। पद्म संभव को क्या कहा गया? तिब्बत में रिनपोचे बोला गया और तिथि बुद्ध कहा गया पद्म संभव को। 11वीं शताब्दी में विक्रमशिला के महान आचार्य थे दीपंकर श्री विज्ञान अतीशा तिब्बत गया, वहाँ 17 वर्ष तक निवास किया इन्होंने। ये तो आपको बता दिया अभी। 11वीं शताब्दी में बंगाल के गुरु शिष्य तिलोपा नरोपा तिब्बत व नेपाल में वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार किया। तो नेपाल में किसने किया है? तिलोपा नरोपा ने। ठीक है। और पद्म संभव ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि जापान के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे पूछा। स्रोत को नामक शासक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म को जापान का राज्य धर्म घोषित किया। बौद्ध धर्म को जापान का राज्य धर्म कब घोषित कर दिया गया? 573 ईस्वी में। ठीक है। स्रोत को के द्वारा। नेक्स्ट है कि जापान के शासक शोटोकू ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वही नीति अपनाई जो मौर्य सम्राट अशोक के भारत में अपनाई थी। ठीक है। शोटोकू ने वही है अभिलेख का स्टेप की चीज। कंपूचिया और जिसको बोले जाते हैं कम्बोज, आधुनिक कंबोडिया हिंद चीन राज्यों के सर्वप्राचीन राज्य कम्बोज में स्थित है, जिसकी राजधानी स्थापना प्रथम शताब्दी ईस्वी में कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी। कौंडिन्य ब्राह्मण ने स्थापना की थी इसकी। ठीक है। कम्बोज। नेक्स्ट है इसका कि चीनी साहित्य में कम्बोज को फूनान कहा गया है। कम्बोज को क्या बोला है? कम्बोज कंबोडिया। इसको क्या बोला गया है? चीनी साहित्य में फूनान कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई कौंडिन्य को बृहत्तर भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक कहा गया। कौंडिन्य जो ब्राह्मण था उसको भारत के हिंदू राजवंशों का संस्थापक कहा गया। कम्बोज के अधिपति सेलराज या श्रीसेल कहलाते थे। उसी अर्थ में कम्बोज का हिंदू साम्राज्य 9वीं सदी में खमेर साम्राज्य के नाम से भी जाना गया। तो कम्बोज जो कंबोडिया है वहाँ पे सेल वंश का मतलब शासन था और उसका जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को क्या कहा गया? खमेर साम्राज्य कहा गया। जयवर्मन द्वितीय खमेर राज्य का संस्थापक था। जयवर्मन द्वितीय ही इस वंश का संस्थापक थे। 877 ईस्वी में इंद्रवर्मन ने कम्बोज में एक नए राजवंश की नींव रखी, जिसका सर्वाधिक शक्तिशाली यशोवर्मन हुआ। 877 ईस्वी में यशोवर्मन के नेतृत्व में कम्बोज एक साम्राज्य और भारतीय संस्कृति का केंद्र बन गया। द्रगेंग पर्वत यशोवर्मन ने अनेक उत्कीर्ण विहार और मंदिर निर्माण किए। यशोवर्मन के पश्चात आया जयवर्मन का काल विद्वत्ता और ज्ञान का युग था। उसके समय पनीनी व्याकरण, पतंजलि के युग दर्शन, सुश्रुत संहिता, कालिदास के रघुवंश, प्रवर सिंह का सेतुबंध का अध्ययन और अध्यापन होता था। उसने अनेक विप्रशालय, सरस्वती शालय आदि स्थापित करे। उसकी बहन इंद्रलक्ष्मी का विवाह दक्षिण भारत से आए हुए दिवाकर नामक विद्वान से हुआ। ठीक है। मातंग दिवाकर, ये वही वाले दिवाकर। ठीक है। इसका उत्तराधिकारी हुआ सूर्यवर्मन द्वितीय, जिसने अंकोरवाट का विष्णु मंदिर बनाया और फिर बाद में इसको विष्णु मंदिर को बौद्ध मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये है विश्व का 8वां अजूबा हो गया। ठीक है। याद रखना। सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया जो कि खमेर साम्राज्य से संबंधित था और इसका अगर आपको सेल वंश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंकोरवाट मंदिर के बारे में संदेह यहाँ पे अच्छा दिया होगा, जिसका निर्माण 1125 में सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवा दिया। ठीक है। संपूर्ण मंदिर में कहीं भी चूने और पत्थर का प्रयोग नहीं मिलता। मंदिर की भित्ति चित्रों मूर्तिकला के विषय पुराणों, रामायण, महाभारत से लिए गए। रामायण की संपूर्ण कथा उत्कीर्ण कर दी गई यहाँ पर। ठीक है। यही मंदिर खमेर और चोल वास्तुशिला का मिश्रण है। तो ये खमेर और चोल वास्तुशिला का मिश्रण है। ये मंदिर विश्व के सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है। मंदिर परिसर है, सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। यह वैष्णो मंदिर अपने वीथियों, शिखरों, पिरामिड के कारण छोड़ दो इसको। बर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। बर्मा में हिंदू उपनिवेश प्रथम शताब्दी ईस्वी से पहले ही बसना शुरू हो गए थे। तपसु भल्लिक नामक 2 व्यापारी जो बुद्ध के प्राथमिक शिक्षक थे यहाँ पर बर्मा के निवासी बने, तपसु भल्लिक। ठीक है। नेक्स्ट है कि थातोन पीगू नगरों को स्वर्ण भूमि कहा गया। पीगू और थातोन जो कि बर्मा के बारे में बात हो रही है। पीगू, ठीक है, बर्मा मतलब म्यांमार, तो उसको स्वर्ण भूमि कहा गया। ये याद रखो। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मीन राज्य का द्वारावती प्रमुख हिंदू राज्य था। यहाँ स्थित हिंदुओं की मौन बस्तियों का रामन देश कहा जाता था। ठीक है। यहाँ से अनेक संस्कृत लेख प्राप्त हुए। सरस्वतीवाद व महायान बौद्ध धर्म की 3री शताब्दी ईस्वी में उत्तरी बर्मा पहुँचा। थेरवादी बौद्ध मतानुयायी
अनिरुद्ध का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है यहाँ पे। थेरवादी बौद्ध मतानुयायी कौन है? अनिरुद्ध है, तो उसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है यहाँ पर। उसने समस्त ब्रह्मा को राजनीतिक एकता प्रदान की और अनेक पेगोड़ों और मठों का निर्माण करवाया। ठीक है। अनिरुद्ध इतना प्रसिद्ध हो गया कि लंका के राजा विजय बाहु ने चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के विरुद्ध उससे सहायता मांगी। चोलों के पराजय के बाद लंका के राजा ने उसे बुद्ध के दांत अवशेष भेंट किए, जिसे सुजीगन पेगोड़ा में रखा गया। ठीक है, तो बुद्ध का दांत कहाँ रखा गया? सुजीगन पेगोड़ा में। अनिरुद्ध के उत्तराधिकारी हुए कौनजित्था, जिसे श्री भुवनादित्य भी कहा गया, के समय भारत बर्मा संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो गया था। उसने चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के दरबार में स्वर्ण पत्र भेजे। ठीक, आगे क्या है? उसकी ख्याति का स्मारक अरिमर्दनपुर का आनंद मंदिर है, जो पूर्णतः भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। मुख्य मंदिर ईंटों से निर्मित है तथा मध्य में बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थापित है। बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं से संबंधित भित्ति चित्र भी यहीं पर उत्कीर्ण मिल जाएंगे आपको। बर्मा का एक अन्य प्राचीन नाम क्या है? ये मिल जाएगा इंद्रद्वीप। बर्मा को क्या बोला जाता है? इंद्रद्वीप बोला जाता है, स्वर्ण भूमि भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। बस एक लास्ट पेज बचा है, फिर इसके बाद आप एमसीक्यू लगाइए। श्याम थाईलैंड की बात कर रहे हैं। थाईलैंड को क्या बोला जाता है? श्याम बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरी शताब्दी ईस्वी में यहाँ में हिंदू सभ्यता का प्रसार हुआ। श्याम में हिंदुओं के बसाई गई सबसे बड़ी बस्ती थी द्वारावती थी, जो कम्बोडिया के बंगाल खाड़ी तक फैली हुई थी। थाइयों ने यूनान प्रांत में एक शक्तिशाली राज्य स्थापित किया, जो कालांतर में भारतीय संस्कृति का मुख्य केंद्र बना, जिसे गांधार बोला जाता है। लंका, जिसे सिलोन बोला जाता था पुराने समय में, लंका मतलब श्रीलंका की बात कर रहे हैं। इलियड के अनुसार लंका पहला प्राचीनतम स्थान है जहाँ भारतीय सभ्यता के विकास का विवरण मिलता है। 500 ईसा पूर्व में भड़ोज के निकट एक हिंदू विजय ने लंका अभियान का नेतृत्व किया था। 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को लंका भेज दिया, वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु। 5वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु बुद्धघोष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, श्रीलंका की यात्रा की और वहीं अनुराधापुर में बस गए। उन्होंने विशुद्धमग्ग, शुद्धि मार्ग का मार्ग, शुद्धिकरण का मार्ग नामक ग्रंथ की रचना की, और जो थेरवादी बौद्ध संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ये विशुद्धमग्ग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते उतना ज़्यादा। ठीक है, चंपा जिसे नाम बोला जाता है, वियतनाम क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना उपनिवेश चंपा था। ठीक है, भारत का उपनिवेश था। सोचिए, भारत बहुत पहले साम्राज्यवाद का उदाहरण दे चुका। तो दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी देश हैं वहाँ पे हमारा शासन था, ये ऐसा मान के चलिए। यह पूर्वोत्तम भारतीय उपनिवेश और चीन के साथ व्यापार की कुंजी थी। चीनी स्रोत के अनुसार चंपा राज्य की स्थापना 137 ईस्वी में की गई। इस वंश के शासक विशुद्ध भारतीय थे, संस्कृत भाषा थी उनकी, और धर्म सेव था। लेकिन हमने किसी को वहाँ पर गुलाम बना के नहीं रखा, ना ही दास प्रथा हमने स्टार्ट की, आपको पता है। ठीक है, पूर्वी द्वीपों के हिंदू राज्य। अग्निपुराण में बोला गया है कि जम्बूद्वीप से अलग एक द्वीपांतर भारत का आविर्भाव हुआ। द्वीपांतर भारत, तो पूर्वी द्वीप जो है उनको द्वीपांतर भारत कहा गया। आधुनिक इंडोनेशिया के सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली आदि द्वीप प्राचीन काल में द्वीपांतर भारत और हिंदेशिया स्वर्ण द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। इंडोनेशिया के द्वीप ऐसे भी। सुमात्रा यहाँ का सबसे बड़ा प्राचीन हिंदू राज्य श्रीविजय था, जो कि 4वीं शताब्दी में स्थापित हुआ। चीनी यात्री इत्सी ने 2 बार यहाँ की सुमात्रा की यात्रा की तथा श्रीविजय को बौद्ध अनुशीलन का केंद्र बताया। उसके अनुसार चीन के साथ व्यापार का मुख्य केंद्र श्रीविजय हो गया। जावा, जिसे यवद्वीप कहा गया। ठीक है, रामायण में यवद्वीप बोला गया है, जहाँ सोने की खानें थी। अनुसूची के अनुसार अजीसक नामक भारतीय ने 78 ईस्वी में जावा संवत की स्थापना की थी। आरसी मजूमदार, जो कि इतिहासकार, उसके अनुसार जावा में भारतीय उपनिवेश 2री सदी ईस्वी से प्रारंभ हुआ। फायन यहाँ की यात्रा करते हुए बताता है कि यहाँ केवल ब्राह्मण धर्मानुयायी रहते थे। आरसी मजूमदार फिर इतिहासकार बोलता है कि जावा, सुमात्रा, मलाया, प्रायद्वीप से मिलकर बने श्रीविजय राज्य में 8वीं शताब्दी ईस्वी में शैलेंद्र राजवंश के उदय हो गया। शैलेंद्र राजवंश कहाँ संबंधित है? जावा, सुमात्रा, मलाया से। शैलेंद्र शासकों ने न केवल इंडोनेशिया के प्राय सभी द्वीपों अपितु इंडो चाइना के बड़े भाग मलाया और दक्षिण बर्मा को भी विजित कर लिया। शैलेंद्र वंशी शासकों ने। शैलेंद्र वंशी शासकों के कीर्ति और प्रताप के स्मारक रूप अनेक स्तूप और विहार जावा, चंडी कलसन, चंडी भीम, चंडी अर्जुन आदि में विद्यमान है। उनका सबसे पुराना अवशेष है कलसन मंदिर, जो कि राजा पर्णकर्ण के द्वारा बनाया गया था 778। चंडी बेनन में एक शिव मंदिर है, जहाँ से विष्णु, शिव और ब्रह्मा, गणेश, अगस्त्य, श्री गुरु की गुणवत्तापूर्ण मूर्तियाँ प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब थ्योरी आगे है कि चांडी प्लायोसिन में पद्मपानी और तारा की कलात्मक मूर्तियाँ व मैत्रेय का सिर विद्यमान है। चांडी प्लायोसिन में। चांडी लोरो जोग्रंग प्रवनम जावा का सबसे बड़ा हिंदू स्मारक है। ठीक है, ये नाम थोड़ा सा पढ़ के थोड़ा सा अलग लगे। जावा का बोरोबुदुर स्तूप है, जो कि कहाँ पर है? जावा में। ठीक है,
तो ये प्राचीन विश्व का विशालतम और उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप है। इसका निर्माण शैलेंद्र वंशी शासकों द्वारा भूमि संभार व समरतुंग ने किया था, उसके समय किया गया था। ठीक है, तो इसमें अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आप सीधा यहाँ पे बोधिसत्व जो है उसकी मूर्तियों का उल्लेख मिलता है। सर्वाधिक सुंदर मूर्ति मैत्रेय की है। मैत्रेय एक बोधिसत्व है जिसमें उन्होंने बौद्ध विद्वान असंग को उपदेश देते हुए दिखाया। तो असंग को उपदेश कौन दे रहे हैं? मैत्रेय थे। ठीक है, कुल 400 बुद्ध मूर्तियों का यहाँ पे छोड़ दो। मजुमदार ने इस स्तूप को संसार का 8वां महान आश्चर्य माना है, मजुमदार ने। ठीक है, बोर्नियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडोनेशिया के द्वीपों में बोर्नियो सबसे बड़ा, ये तो आपको पता ही है। बोर्नियो में हिंदू उपनिवेश का प्राचीनतम प्रमाण वहाँ की महकम नदी तट से प्राप्त 400 ईस्वी के 4 संस्कृत अभिलेख है। अभिलेख में क्या होता है कि बोर्नियो के अधिकांश निवासी ब्राह्मण थे। ठीक है, पूर्वी बोर्नियो स्थित कोम्बेट की गुफा में शिव, गणेश, नंदी, अगस्त्य, ब्रह्मा, स्कंद आदि की मूर्तियां मिल जाती है। बाली के बारे में बात करें तो बाली द्वीप सुदूर पूर्व में स्थित एक हिंदू उपनिवेश था। ठीक है, चीनी अनुश्रुति के अनुसार 6वीं सदी ईसा पूर्व से पूर्व की ही बाली द्वीप में भारतीय उपनिवेश स्थापित हो चुका था। यहाँ का राजवंश कौन सा था? कौंडिन्य कुल का था बाली में। हितसिंह के विवरण के अनुसार बाली बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। वेद, महाभारत, रामायण यहाँ काफ़ी काव्य भाषा में प्राप्त होते हैं, काव्य भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और ये लास्ट है थ्योरी का, फिर इसके बाद MCQ देखेंगे अपन। जावा के निवासियों ने न केवल संस्कृत का अध्ययन किया अपितु भारतीय साहित्य के अनुकरण पर अपना एक विस्तृत साहित्य सृजन किया, जिसे इंडो जापानी साहित्य कहा जाता है। जावा में महाभारत के आधार पर अनेक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें अर्जुन विवाह, भारत युद्ध, स्मृत दहन, सुमन, शांतक आदि उल्लेखनीय है। यहाँ पे जावा में मिलेगा। ठीक है, महाभारत के ऊपर लिखा गया। अर्जुन विवाह की रचना एरलंग के काल में हुई है। कालिदास के रघुवंश के आधार पर सुमन, शांतक और कुमार संभव के आधार पर समर दहन की रचना हुई है। ठीक है, खमेर लिपि जो कि कंबोडिया का आविर्भाव पल्लव और पूर्वी चालुक्य लिपियों के मेल से हुआ है। तो खमेर लिपि कहाँ पे प्रचलित थी? कंबोडिया में। और किस वजह से इसका उद्भव हुआ है? पल्लव और पूर्वी चालुक्य लिपियों के मेल से। भटारू गुरु पूर्वी द्वीप समूह में अत्यंत लोकप्रिय है। विद्वान इसे ऋषि अगस्त्य का प्रतीक मानते हैं, भटारू गुरु को। भारतीय विद्वान शिव सोम कंबोज के राजा इंद्रवर्मन के गुरु थे। इन्होंने भागवत, शंकराचार्य के शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। कंबोज के शासक यशोवर्मन ने संपूर्ण राज्य में 100 आश्रम बनाए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर जावा के नाटक का लोकप्रिय रूप है छाया नाट्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावा में नाटक का लोकप्रिय रूप क्या है? छाया नाट्य, जो कि व्यंग्य कहलाता है। व्यंग्य के कथन मुख्यतः राम और महाभारत के से लिए जाते हैं। जावा के प्रम्बनन पुनर्तरण वर्ग के मंदिर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, भारतीय स्रोतों में चीन का सर्वोत्तम उल्लेख मौर्यकालीन नागार्जुनकोंडा अभिलेख में मिलता है। भैया चीन का उल्लेख सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा। अरब लेखक भारत में बसे अरबों की बयासीरा कहते थे। अरब लेखक भारत में बसे अरबों को क्या बोलते थे? बयासीरा, जिसका अर्थ कहता था दक्षिण अरब के लोग। ठीक है, भारत के निकटवर्ती देश ईरान में भी चिकित्सा विज्ञान अन्य विषयों के ज्ञान के लिए भारत का आभारी था। सासानी जो बादशाह है अनुसीवार्ण खुसरू प्रथम, जिसे बोला जाता है, कि राज्य का वाजूर हरिये नामक व्यक्ति भारतीय चिकित्सा शास्त्र तथा अन्य विज्ञानों में निपुणता प्राप्त करके भारत से आया था। वो हितसिंह जो है चीन से एक ईरानी समुद्री जहाज द्वारा भारत आया था। अरब में भारतीय मसालों का बहुत बड़ी मात्रा में आयात होता था। ठीक है, तो सब कुछ यहीं से गया है पूरे विश्व में। भानभट्ट के हर्षचरित के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन का अस्तबल ईरानी घोड़ों से भरा हुआ था। फारसी कवि फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि हिंद के बादशाह के राजदूत खुसरो प्रथम अनुशीवार्ण के पास एक शतरंज लेकर आए थे। उसने खेल का भेद बूझने के लिए कहा था। फारसी और अरब लेखों में कहा गया है कि शतरंज का खेल, जो कि संस्कृत के चतुरंग शब्द से बना हुआ है, भारत से ईरान पहुंचा। शतरंज पंचतंत्र, जिसको पता है कि विष्णु शर्मा ने लिखा है। अभी रामायण और पंचतंत्र को अमूर्त सांस्कृतिक स्तर में शामिल कर लिया गया, आपको पता है, जिसमें पशु पक्षी संबंध कहानियों के जरिए बुद्धिमत्तापूर्ण सूत्र बताया गया है। 6वीं सदी ईस्वी में इस कृति का अनुवाद संस्कृत में पहलवी में हुआ, फिर पहलवी से अरबी और अरबी से सीरियाई भाषा में हुआ। तो ये हो गया थ्योरी समाप्त। अब देखते हैं अपना MCQ। पहला क्वेश्चन है कि भारत के सांस्कृतिक प्रसार के प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये आपको यहाँ पे टिक लगे दिख जाएंगे ताकि समय बचे। भोज कोई अभिलेख है। मत्स्य पुराण के अनुसार हिमावत समुद्र के मध्य स्थित है। ये आपको अभी अपने ट्रिक बताए थे, तो ये भारतवर्ष हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य पुराण में। जैन परंपरा के अनुसार भारत का प्राचीनतम नाम क्या था? अजनाब। पर से आपको पता है अजनाब के नाम पर पड़ा था।
भारतवर्ष शब्द का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ पे मिला? अभिलेख की बात करें तो हाथीकुम्पा जो कि खारवेल था, आपको पता है। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार भारत किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है 3 का चयन किया था उसने, तीन चू है ना, और फिर अब अंदर घुसेगा तो कैसे चलेगा? इन टू से, तो इन टू हो जाएगा वो, ऐसे याद रखा था अपन ने। किस ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्र जिनको जनप्रिय स्वभाव के कारण भारत भी कहा गया के नाम से भारत भूमि का नाम पड़ा? तो ये वायु पुराण में बोला गया था। वह और ब अपन ने ऐसे याद रखे थे, वह से वायु पुराण, ब से ब्रह्मा के मानस पुत्र। समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं, उसके निवासियों को भारतीय कहते हैं। वर्णन कहाँ पे मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वीं सदी के संस्कृत चीनी शब्दों का संपूर्ण भारतवर्ष को किस नाम से वर्णित किया गया? जिपत्तल के नाम से किया गया, ठीक है। चीनी संस्कृत शब्दकोश में थोड़ा सा ये अलग है। पुराणों का वह अध्याय है जिसमें भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है, उसका नाम क्या है? भुवन कोश बोला जाता है, पुराणों से संबंधित है, वहाँ पर भारत का उल्लेख मिलता है। वराहमिहिर की बृहद संहिता में भारत भूमि की भौगोलिक आकृति किस प्रकार से कुर्म के अनुसार है? ये बृहद संहिता वराहमिहिर ने लिखी थी उसमें, ठीक है, कुर्म के अनुसार कछुआ। नेक्स्ट देखते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख में भारत भूमि को किस नाम से पुकारा गया है? तो उसको क्या वो किस नाम से पुकारा गया है? जम्बूद्वीप। हेनसांग के अनुसार भारतवर्ष का आकार कैसा था पूछा गया, तो याद चंद्राकार हो जाएगा, ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो हेनसांग मतलब चीनी था, तो चीनी कैसे होते थे? आधा उनका चांद दिखता है और पीछे ऐसी चोटी रखते हैं वो लोग, ऐसे याद रखो। किस धर्म ग्रंथ में वर्णित है कि सतयुग के जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष पढ़ा? ये आदि पुराण अपन ने जिनसेन ने पढ़ा अभी, आपका जिनसेन का आदि पुराण में उल्लेख है। महाभारत के किस अध्याय में भारत को एक सुंदर भौगोलिक राष्ट्रीय इकाई के रूप में वर्णित किया गया? तो भीष्म पर्व में आपको अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? ये खोतान हो जाएगा। कुणाल उनका पुत्र था अशोक का, उन्होंने कार्य किया था यहाँ पर, राज्य की स्थापना की थी। भीमकोट फिर से जो कि कुषाण वंश से संबंधित शासक थे के समकालीन चीनी शासक मिंगती हान वंश का था, जो ने भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में लोयांग नगर की स्थापना की। ये कहाँ पर करा है? श्वेताश्व विहार का स्थापना किया गया। हिंद चीन में स्थित प्राचीन हिंदू राज्य कंबोज की स्थापना किसने की? कौंडिन्य ने की थी। कंबोज वही कंबोडिया के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अंकोर वाट का मंदिर है। अंकोर वाट के मंदिर की स्थापना किसने की थी? कमेंट में करके बताओ, लिख के बताओ। 72 भारत के हिंदू मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? यही मिल गया आपको, छोड़ो क्या लिखोगे। अच्छा ये लिख के बताओ। बर्मा की मौन बस्तियों, हिंदू बस्तियों को क्या कहा जाता है पूछा गया, तो रामान्य देश बोला जाता है। अरब लोग सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्र को किस नाम से पुकारा जाता है? अल हिंद के नाम से बोलते थे अरब के लोग, ठीक है, सिंधु के पूर्व। रामायण में यवद्वीप किसे कहा गया है? यवद्वीप किसे बोला गया? जावा को यवद्वीप बोला गया रामायण में। हिंदू धर्म से संबंधित कोम्बेट की गुफा किस स्थान में अवस्थित है? तो कोम्बेट की गुफा हो जाएगी बाली में। तो बालिका के लिए हमने बेड खरीद के लेके आया, ऐसे रख लो, यहाँ पे बेड दिख रहा है, और बाला से बाली याद रख लो, या बाला भी याद रख लो, बाला से बालक हो जाएगा, बाली से बालिका, ऐसे जो भी याद रख लो। तो यहाँ पे अपन ने बेड लेके आया उसके लिए, ऐसे याद। 11वीं शताब्दी के कौन से महान बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने तिब्बत जाकर 17 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया? दीपांकर श्रीज्ञान आपको पता है, ये अभी अपन ने देखा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नाम नहीं है? तो ये पृथु तक नहीं है, अब इंतु और, ठीक है, सेंधु है, आर्य देश भी है, ठीक है। तो ये अपना एच सिंह ने बोला था, आपको पता ही है, एच सिंह ने बोला था आर्य देश, ठीक है। हिंदू तो आपको बता दिया अपन ने कि हेनसांग ने बोला सेंधु, हिंदू। बृहत्तर भारत के देशों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया? तो ये आपको मैंने बोला था, तो ये बोला जाएगा, ये हो जाएगा 2 भागों में। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय संस्कृत तथा पाली साहित्य में भारत को कुल कितने क्षेत्रों में बांटा गया? तो ये हो जाएगा 5 भाग में। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में भारतवर्ष का आकार छोटे छोटे संभाव त्रिभुज में विभाजित किया गया? संभाव त्रिभुज के रूप में वर्णित है, यह महाभारत में बोला गया है संभाव त्रिभुज, इसको याद रख लो, महात्रिभुज। महाभारत हो जाएगा, महाभारत से महा निकाल लो, त्रिभुज निकाल लो संभव से, ठीक है, महात्रिभुज। 5वीं शताब्दी में बौद्ध भिक्षु बुद्धघोष ने श्रीलंका की यात्रा कर जहाँ धर्म प्रचार किया, वहाँ किस नगर की स्थापना की? तो अनुराधापुर, आपने सुना भी होगा, ठीक है, बुद्धघोष, इसने विशुद्ध मग लिखा था, आपको बताया ना। भारतीय संस्कृति का प्रसार जहाँ तक हुआ उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बृहत्तर भारत कहा जाता है। भारत शब्द का अर्थ क्या है? एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकाश में रहे हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना, तो ये असत्य हो जाएगा। पार्श्वनाथ के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत, जो कि गलत है, ऋषभदेव के नाम पे था, उनके पुत्र थे, मतलब भरत कबीले के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, हाउ ठीक है। हेनसांग ने भारत को पंच भारत बोला, 5 इंडीज़ बोला है, और 5 इंडीज़, ठीक है, वेस्ट इंडीज जैसे 5 इंडीज़। मानव जाति के आदि पुरुष मनु है, मनु के नाम पर ही भारत पड़ा है। अग्नि पुराण में भारत को क्या कहा है? जम्बूद्वीप। तो हम अग्नि के लिए हम लकड़ी लेकर आ रहे थे, तो वो लकड़ी कहाँ से मिल रही थी? द्वीप में मिल रही थी। भारत को इंडिया नाम से सर्वप्रथम किसने पुकारा? यूनानियों ने बोला इंडिया। इंडिया कैसे बोला? इंडस बोला ना, इंडस, सिंधु को इंडस बोला था इन लोगों ने, इसलिए यहाँ से आ जाएगा, अंग्रेज मत लगा देना आप।
हिंदुस्तान नाम का प्राचीनतम अभिलेख की साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? नक्श रुस्तम अभिलेख से मिलता है। हिंदुस्तान का प्राचीनतम नाम कहाँ से मिलता है? नक्श रुस्तम अभिलेख, इंपॉर्टेंट है। महर्षि वेदव्यास के अनुसार भारतवर्ष का नाम सम्राट दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर प्रसिद्ध हुआ, जो किस युग से संबंधित है? द्वापर युग से संबंधित है। ऋग्वेद में हिमालय का उल्लेख किस नाम से किया गया? तो हेमंत के नाम से किया गया। हेमंत, ऋग्वेद में हेमंत कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि भाई मनुस्मृति में भारत भूमि के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया? मनुस्मृति में आर्यावर्त कहा गया। भारत को हिंदुस्तान नाम दिया गया था, ईरानियों ने बोला है भारत को हिंदुस्तान, ठीक है। हिंद नदी, हिंद का देश, ठीक है। सिंधु को जो सिंधु था, सिंधु नदी थी, तो स को ये को बोलते थे, तो हिंदू का देश, जहाँ हिंदू बहुत सारे रहते थे, अब हिंदू ही रहते थे, तो उस समय ये हो जाएगा हिंदुस्तान। प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा? ये महाकवि इकबाल ने लिख दिया। एक प्रदेश के रूप में भारत का प्रथम सुनिश्चित विवरण कहाँ पे मिलता है? एक प्रदेश के रूप में, तो ये अष्टाध्यायी। तो प्रदेश के रूप में कैसे याद रखोगे? 8 प्रदेश याद रख लो। अष्ट से हमने 8 निकाल लिया और प्रदेश हो जाएगा 8 प्रदेश, ठीक है, ऐसा याद रख लो। पुराणों में वर्णित कूची और कुशद्वीप को, जो भारतीय धर्म संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, कहाँ अवस्थित था? मध्य एशिया में था, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ये होगा MCQ समाप्त। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो आने तो कोई बात ही नहीं। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.